शाहों का इकलौता वारिस हूँ, सबका लाडला हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया था। मेरी तरबियत में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं था। तरबियत का असर नहीं, सोहबत का असर है। और इस गुनाह का मुझे बहुत पछतावा होगा, सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। ये कहकर वो धीरे से उठा तो मेहरुन्निसा ने इसकी कलाई को पकड़ लिया और इसे वहीं पर बिठा लिया। कहने लगी, फिर अल्लाह से माफी मांगो। कहने लगा, हाँ मैं माफी मांगूंगा। ये कहकर वो अपनी कलाई छुड़ाता हुआ वहां से निकल चुका। मेहरुन्निसा इसकी पश्त को देखे जा रही थी। काश वो इसे बता सकती कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो सजदे में सर रखे बहुत शिद्दत से रोने लग गई थी। बहुत बुरी तरह से बेबसी की इंतहा पर थी। एक लम्हे के लिए इसे लगा था कि काश वो सामने खड़े मर्द जिससे इतनी अपनायत दिखा रहा था इसे अपनी सारी हकीकत बता देती, लेकिन वो नहीं बता सकी। इसने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और इतनी शिद्दत से रोने लगी कि इसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लग गई थी। मीर असलान शाह जब इस कोठे से निकला तो सामने इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलता हुआ गाड़ी में आकर बैठ चुका। एक लम्हे के लिए इसने गाड़ी की पुश से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेहरुन्निसा का चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। ऐसा क्या था इस तवाफ में जो जो अमीर अजलान शाह को बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। मीर अजलान शाह ने आज तक कभी किसी लड़की को भी यूं नहीं देखा था, लेकिन वो एक गुनाह करके आ रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी हवेली के सामने रुकी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन इसका दिल बहुत बेचैन था। वो बड़ी बी के कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने बीजा नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। वो इनके घुटनों के पास जाकर बैठ गया। इसने अपने गिर्द शाल को अच्छी तरह लिपटा हुआ था। ठंड की वजह से अभी भी इसके ठंड की वजह से अभी भी इसका वजूद कपकपा रहा था। वो बड़ी बी के पास आकर जमीन पर बैठ चुका था। इसके घुटनों पर सर रखता हुआ आंखें बंद करके कहने लगा, बड़ी बी मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। मुझे चैन नहीं मिल रहा। अजीब सी बेचैनी मेरी रूह में उतरी हुई है। इसकी सबज आंखों में नमी उतर रही थी। इसने बड़ी बी के चेहरे की तरफ देखा। वो बड़ी बी को यूं लगा जैसे किसी ने इसके दिल को मसल मसल के रख दिया हो। इन्होंने मीर असलान शाह को आज से पहले कभी इतना उदास नहीं देखा था, जैसे वो आज उदासी से इनके घुटनों पर सर रखे आंखें मूंदे बैठा हुआ था। बड़ी बी ने धीरे से इसके बालों में हाथ फेरे और कहने लगी, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया है क्या तुमसे? क्योंकि तुम जब परहेज करने वाले लोगों से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है तभी वो यूं बेचैन होते हैं। बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? वो चाह कर भी बड़ी बी को कुछ नहीं बता सका। वो क्या बताता कि वो एक तवाफ के पास से हो के आ रहा है जिस तवाफ ने इसे बहुत ज्यादा बेचैन किया हुआ है। इसके हवासों पर छाई हुई है। इसे समझ नहीं आ रही थी ये इस तवाफ के हसीन का जादू था या फिर इस गुनाह का जो वो कर चुका था, या इसके साथ गुजारी गई एक रात का, या फिर अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने का न जाने कौन सा बोझ था जो इसके दिल पर छाया हुआ था। बेरी भी कहने लगी, मेरी जान अब बताओ, बताओ ना क्या हुआ है। वो कुछ भी नहीं बोला। कहने लगा, बस बीबी बीजान कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो इनके घुटनों पर सर रखे आंखें मूंद चुका था। अचानक ही बड़ी बीजान की नजर इससे चादर में आते हुए इसकी कमीज के कॉलर पर पड़ी, जहां पर सुर्खी का निशान लगा हुआ था। और बड़ी बीजान के लिए ये लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं था। इन्हें अंदाजा हो चुका था वो किसी औरत के पास से होकर आया, तभी वो इस कदर बेचैन है। बड़ी भी जान कहने लगी, मीर इस्लान शाह चलो जाओ अपने कमरे में। तो कहने लगा, मैं बेचैन हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने का क्यों कह रही हैं? आप तो तब तक मुझे अपने पास रखती हैं जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल जाता। पूरी जंग कहने लगी, तुम जाओ अभी, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती है। कह कर उन्होंने कमरे से बाहर भेज दिया और ज्यादा बेचैन हो चुका था। वो अपने कमरे में आते ही बेड पर सोने के लिए लेट गया और न जाने कब नींद की वादियों में चला गया। सुबह इसकी काफी देर से आंख खुली थी। वो कमरे से बाहर निकला तो हवेली में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी। इससे हैरत हुई थी, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बड़ी बी जान के पास आया और कहने लगा, बड़ी बी क्या मसला है? आज हवेली में इस कदर चहल पहल क्यों क्यों है? वो कहने लगी, देखो आज तुम्हारे चचा के घर वाले आ रहे हैं, इस वजह से तुम्हारा रिश्ता ही पक्का है। तुम्हारी खैर कहलवानी है तो इस वजह से सभी लोग आ रहे हैं। तुम्हारे चचा ने बोला है
कि अब वो हवेली में ही शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि अपनी बेटी की शादी भी कर सकें। और मीर अजलान शाह को ये लम्हा लगा था जब इसे महसूस हुआ था वो तो कभी किसी और को अपनी जिंदगी में कबूल कर ही नहीं सकेगा। फिर साख्ता ही मेहरून निसा का चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। वो कहने लगा, बीजान मुझे अभी शादी नहीं करनी। बीजान कहने लगी, मीर मीर असलान शाह, तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी? तुम्हें मालूम है पिछले कितने सालों से तुम मुसलसल कह रहे हो नवीजा के साथ तुमने शादी करनी है, लेकिन अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? वो कहने लगा, बीजान मैंने बोल दिया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। इसकी बात सुनकर बीजान को गुस्सा आया। वो कहने लगी, मीर असलान शाह, मैंने तुम्हारी हरकतों पर अच्छी तरह नजर रखी हुई है। आजकल तुम क्या कर रहे थे? फिर तुम शाह खानदान के वारिस हो। तुम्हें ये जेब नहीं देता कि तुम गैर औरतों के साथ जाकर रातें गुजारो। बीजान ने ये कहकर इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। इसने बीजान को कैसे पता चला वो कल किसी गैर औरत के साथ था? इसके चचा की फैमिली आ चुकी थी। लेकिन बड़ी जीजान इससे कोई बात नहीं कर रही थी और मीर अजलान शाह को ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसका बीजान के साथ न रात रात का वक़्त था, सभी डिनर कर रहे थे। वो खामोशी से बैठा हुआ था जब इससे ताया जान कहने लगे, मीर अजलान शाह, क्या ख्याल है फिर नवीजा के साथ कब तुम्हारी बात पक्की की जाए? कब मंगनी की रस्म अदा की जाए? इसने अपने ताया जान की तरफ देखा और कहने लगा, ताया जान, मैं नहीं करना चाहता नवीजा के साथ शादी, मुझे नहीं करनी। इसका ये कहना था कि नवीजा और सारी फैमिली वालों ने एकदम से इसकी तरफ देखा। बीजान कहने लगी, मीर अजलान शाह, तुम आकर पर आकर ऐसे इनकार नहीं कर सकते। इस शादी से तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने सालों से नवीजा के साथ तुम्हारा रिश्ता तय है और अब तुम मना कर रहे हो। तुमने नवीजा के साथ शादी नहीं करनी तो देखो बच्ची का भी माइंडसेट है कि तुम ही इसके शोहर बनोगे और तुम यूं इनकार नहीं कर सकते। वो कहने लगा, देखे, हाँ, मैंने बोला था मैं नवीजा के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं करनी। ये कहकर वो खाना अधूरा छोड़ता हुआ अपने कमरे में आ चुका था। इसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। बार बार मेहरुनिसा का मुस्कुराता हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम घूम रहा था। इसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल चुका था। वो वो इसने जब तक मेहरुनिसा को देखना नहीं लेता, इसे तब तक चैन नहीं मिलता। इसी कोठे के सामने इसकी गाड़ी रुकी जहां इसे निकलते हुए इसने सोचा था कि दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा, कभी भूल कर भी नहीं आएगा। ये कितना बड़ा गुनाह करने के बाद दोबारा यहाँ पर आ चुका था। इस पर महाजबीन बाई ने जब इसे अपने कोठे पर देखा तो कहने लगी, साहब जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को? वो कहने लगा, मुझे मेहरुन्निसा ने के पास जाना है। इसकी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं, आप नहीं जा सकते। वो कहने लगा, मुझे जाना है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जाना है तो बस जाना है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला और वो इस शाह खानदान के इकलौते वारिस की तरफ देखी जा रही थी जिसे गोया पागल लग रहा था। वो कहने लगी, देखें, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनना था कि वो तरफ ही उठा था कि कहने लगा, क्या हुआ मेहरू को? क्या हुआ है मुझे बताएं। वो तरफ कर बोला था। वो कहने लगी, देखें साहब जी, आपके आपके साथ रात नहीं गुजार सकती। वो इस कंडीशन में नहीं है कि आपके साथ रात गुजारे। वो हैरान हो रहा था, कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कहकर इसने महाजबीन की भी एक बात न सुनी। कहने लगा, जितनी रकम चाहिए होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। ये कहकर वो मेहरुनिसा के कमरे की तरफ चला गया। इसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही सोफे के साथ टेक लगाए हुए जमीन पर बैठी हुई थी। इसकी हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि इसे बुरी तरह से रौंदा गया है। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया। इसके लब्बों से लेकर इसके गालों तक इसकी सुर्खी फैली हुई थी। काजल भी फैला हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। बिखरा हुआ हुलिया दुपट्टा कहीं पड़ा हुआ था। इसने सोफे पर सर रखकर आंखें बंद की हुई थी, बैठी हुई फर्श पर थी और धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया। इसके सामने फर्श पर बैठ गया। इसकी इसकी सुर्खी को साफ करने लगा। इसने डर कर आंखें खोल ली थीं। सामने ही मिर्जलान शाह को देखते ही इसका दिल तड़प उठा। इस वक्त वो बहुत शिद्दत से रोना चाहती थी। अचानक ही वो मीर अजलान शाह के सीने से लग गई। बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बच्चों की तरह फूट फूट कर आवाजें कमरे में गूंज रही थी। चिल्लाने लगी और ये देखकर इसे
कुछ हुआ था। इसे खुद से अलग करना चाह रहा था, लेकिन वो अलग नहीं हो रही थी। कहने लगी, मुझे बहुत अजियत और तकलीफ हो रही है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं मर्दों की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीर अजलान शाह ने बेसाख्ता ही अजलान का नाम पुकारा तो अजलान को हैरत हुई कि मेहरुन्निसा को इसका नाम का कैसे पता था। इसने मेहरुन्निसा को खुद से अलग किया और कहने लगा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो घबरा गई और जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, वो आपने पिछली दफा मुझे बताया था अपना नाम, असला। इसकी आंखों का काजल साफ करने लगा, फिर इसकी गालों पर फैली हुई सुर्खी साफ करने लगा। वो कहने लगी, आप फिर से क्यों आ गए हैं? आपने तो बोला था आप अब दोबारा गुनाह करने नहीं आएंगे। वो कहने लगा, पता नहीं, तुमने मुझे पागल किया हुआ है, बहुत ज्यादा बेचैन किया हुआ है। मैं तुम्हारे लिए बेताब था। जब तक तुम्हें देख ना लेता मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। महफिल में तुमने ऐसा क्या किया जो मुझे पागल किए जा रहा था? इसकी गाल पर हाथ रखता हुआ नरमी से बोले जा रहा था। वो आंखों में आंसू दिए मीर इजलान शाह के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मीर इजलान सबज आंखों में झांक रही थी। नीली आंखें, जब इसने सबज आंखों को देखा था वो पागल हुए जा रही थी। इस रात के बाद वो किसी मर्द के करीब नहीं जाना चाहती थी। इसे ऐसा मीर इजलान शाह का नशा हुआ था। वो इससे दूर हो गई थी। उठकर जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। मीर इस्लाम शाह ने इसे अपने सामने बेड पर बिठा लिया। कहने लगा, महरूम, मुझे बताओ, तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू किया है? तुम्हें पता है आज मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहता। महरूम, तुम मेरी हवासों पर इस कदर छाई हुई हो, लेकिन मैं एक तवाफ को कैसे कबूल कर सकता हूँ? मैं कैसे किसी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी कबूल नहीं कर सकता। महरूम, महरून निज़ाम, मैं क्या करूं? मैं एक जंग लड़ रहा हूं अपने अंदर ही अंदर। तुम ही मुझे कुछ बता दो ना। वो बेबसी से बोले जा रहा था। आज से पहले कभी वो किसी औरत की तरफ इस कदर माइल नहीं हुआ। हवेली आ चुका था। शाह हवेली के सामने गाड़ी रुकी और महरू इस हवेली की आंखें आंखें फाड़े देखी जा रही थी। इसके दिल में दर्द दर्द की टीसें उठने लगी। पूरी हवेली को मुसलसल देखते हुए इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। रात के इस पुर उम्मीद थी कि शायद कोई भी ना जाग रहा हो, लेकिन इसके चचा की फैमिली वाले आए हुए थे तो शायद सभी लोग जाग रहे होंगे। इसके बाद इसे पकड़े इसे हवेली के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो सामने ही सब लाउंज में बैठे हुए थे, खुश गप्पों में मसरूफ थे। जब मीर जलान शाह इस लड़की को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए सबकी निगाहें इस लड़की पर टिक गईं, जो अपने आप को इस चादर में ढांपने की कोशिश कर रही थी। इसकी कलाई को बहुत जोर से मीर जलान शाह ने पकड़ा हुआ था। वो जैसे ही इसे लेकर लॉन्च में दाखिल हुआ तो चचा जान, ताया जान, इसके बाबा जान सभी लोग खड़े हो चुके थे। वो गुस्से में इसकी तरफ आया और कहने लगे, मीर जलान शाह, ये कौन है? पीछे से नवीज़ा भी खड़ी हो गई। बाकी भी इसकी कजन्स खड़ी हो गईं। वो निगाहें झुकाए खड़ी हुई थी। वो खामोश था। बरी भी जान इसकी तरफ आए। इन्हें समझने में देर नहीं लगी। ये वही लड़की थी जिसके साथ इस रात मीर इस्लान शाह रात गुजार कर आया था। सब लोग इसे गुस्से में पूछे जा रहे थे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बताएं जो इसके ताया जान गुस्से में कहने लगे, मीर इस्लान शाह, तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। ये लड़की कौन है और इससे कहाँ से लेकर आए हो? वो कहने लगा, ताया जान, मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो सामने खड़ी लड़की का लिबास देखकर, इसका हुलिया देखकर वो किसी भी शरीफ खानदान की लड़की नहीं लग रही थी। वो गुस्से में कहने लगे, मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ, ये लड़की कौन है? इसका आगे पीछे कोई नहीं। क्या तुम इसे भगा कर लेकर आए हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए पूछे जा रहे थे। वो निगाहें झुकाए खड़ा हुआ था। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सबको बता पाए कि वो एक तवाफ है। आखिर इसने हिम्मत की और कहने लगा, ताया जान, ये एक तवाइफ है और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसके साथ जब जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया और कहने लगे, तुम शाह खानदान के इकलौते वारिस हो, एक तवाफ के साथ शादी करना चाहते हो। अब शाह खानदान की नस्ल एक तवाफ से आगे बढ़ेगी। वाह मीर रजलान शाह,
तुमने तो शाहों खानदान का नाम रोशन कर दिया। हमें तो तुमसे किसी बड़े कारनामे की उम्मीद थी। तुमने तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। एक तो वाइफ को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। महरूज सबकी बातें सुने जा रही थी। बार बार इसके नाम के साथ तवाफ लगाया जा रहा था। इसे बीच खानदान की लड़की नीच खानदान की लड़की बोला जा रहा था। जो कुछ नीच और घटिया हो वो सबकी बातें सुने जा रही थी। सब कुछ इसके कानों में गूंज रहा था। सबकी बातें, सबके अल्फाज हैं इसे बुरा भला बोले जा रहे थे। इतने में नवीजा आ गई। पीछे की तरफ धक्का देती हुई कहने लगी, मिर्ज़ा शाह मेरा मेरा है, बचपन से मेरा है, मैं इसे मोहब्बत करती हूँ। पीछे हटो। इसने पीछे की तरफ धक्का दिया तो पीछे फर्श पर जा गिरी थी। इसके कंधों से वो स्याह चादर हटी तो इसका चुस्त लिबास, बगैर बाजू वाले कपड़े देखकर फौरन ही सबने निगाहें चुराई थी। और ताया जन गुस्से में इसकी तरफ आए और कहने लगे, इतने साथ अप, अपने साथ घटिया लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो? इसका हुलिया देखो। क्या शाहों के खानदान किए हुए थे ऐसे ऐसे होते हैं जो। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे। कहने लगा, ताया जान बस कह दिया, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। और नीच घटिया खानदान से ताल्लुक़ रखती है तो मैं इसी हूँ खानदान की बहू बना दूंगा। सबकी बातें महरों के कानों में गूंजने जा रही थी। और इसे कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अचानक ही इसका सर घूमा और वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। वो गुस्से में कहने लगी, खबरदार जो किसी ने इसके नाम के साथ तवाफ लगाया, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। आपको इससे बात की समझ क्यों नहीं आती? शादी होगी तो मेरी सिर्फ मेहरुनिसा के साथ, और किसी के साथ भी नहीं मैं शादी करूँगा। ये क्या कर ये कहकर वो इसके बाद का मुझे उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ ले कर जा चुका था। बीबी जान इसके पीछे पीछे चली गई थी और किसी ने भी दोबारा इससे कोई बात ना ना की थी। इसने लाकर इसे बेड पर लिटाया और उस पर कंबल ओढ़ा और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया था। इसका सर दर्द से फटने लग गया था। इतने में बीबी जान कमरे में दाखिल हुई और अपनी पेशानी को हाथों में मसल रहा था। बीबी जान इसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मिर्ज़ा शाह ये सब कुछ क्या है? वो कहने लगा, बीजान इसे मोहब्बत करता हूँ बीजान, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। बीजान कहने लगी, देखो एक तवाफ को कभी बीवी नहीं बनाया जाता। तुम्हें इस बात की समझने की कोशिश करो। और तुम एक शाह खानदान के वारिस हो। तुम कैसे एक तवाफ को लेकर आ गए हो और किस हक के साथ तुम इसे कमरे में लेकर आए हो? कहने लगा, बेजान मुझे नहीं पता मुझे कौन सा हक महसूस होता है। मुझे क्या महसूस होता है बेजान, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे बस इतना मालूम है, मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, टूट कर चाहता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। बेजान आप इस बात की समझने की कोशिश करें। वो इनकी गोद में सर रखे बहुत बुरी तरह शिद्दत से रोने लग गया था। बेजान इस मासूम सी लड़की की तरफ देख रही थी। कहने तो तवाफ थी, लेकिन इसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत देखकर बेजान, ठीक है तुम कमरे से बाहर जाओ, मुझे इस लड़की के साथ कुछ बात करनी है। ये कहकर मीर जलान शाह को कमरे से बाहर भेज दिया। वो धीरे धीरे चलती हुई इस लड़की के पास आई थी जो बेहोशी के आलम में थी। इन्होंने इसके हाथों पाँव को सहलाया, इसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो इसे होश आई थी। सामने बैठी औरत को देखकर मेहरुनिसा की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो शिद्दत से रोने लगी थी, अपने हाथों को मरोड़ने जा रही थी। बीजान कहने लगी, देखो लड़की, तुम क्यों मेरे पोते की जिंदगी में आई हो? देखो वो शाह खानदान का इकलौता वारिस है और कभी भी तुम्हें इस खानदान वाले कबूल नहीं करेंगे। ना ही कभी एक तवाफ के पेट से इस खानदान का वारिस पैदा होगा। इस वजह से आराम से तुम खुद ही इसकी ज़िंदगी से चली जाओ। वो कहने लगी, बीजान आप भी ऐसे ही बोलेंगी? क्या आप भी नहीं पहचान सकी? आपने भी पहचानने में देर कर दी। मुझे इस अंदाज में बोली थी। बीजान को ऐसा लगा जैसे इन्होंने इसकी बात को सुनने में गलती कर दी। वो कहने लगी, क्या मतलब? तुम कौन हो और तुम क्यों मेरे रज़लान शाह की ज़िंदगी में आई हो? वो कहने लगा, मैं रज़लान शाह की ज़िंदगी में नहीं आई। मैं आ, मैंने आना होता तो आपके पोते की ज़िंदगी में बहुत पहले से आ चुकी होती और आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत पहले से आ चुकी होती, लेकिन मैं खुद नहीं आई। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं तो अभी भी जाना चाहती हूँ मिर्ज़लान शाह की ज़िंदगी से। मैं क्यों इसकी ज़िंदगी में रहूँगी? ये कहकर वो उठी और कहने लगी, हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं आपके पोते की ज़िंदगी में रहना। ये कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी और बीजान इस लम्हे को महसूस होता हो
जैसे वो लड़की भी मीर शाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती। वो कहने लगी, देखो तुम कैसे मोहब्बत कर सकती हो, तुम आफा को मोहब्बत नहीं होती, और तुम मेरे पोते से कैसे मोहब्बत कर सकती हो। वो इससे पूछे जा रही थी, लेकिन अगली बात जो मेरे मेरे निशा ने बताई वो सुनकर इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। इन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले ही लम्हे वो मेहरून निशा को अपने सीने से लगा चुकी थी। इनकी आंखों में आंसू बहने लग गए थे। मेहरू हिचकियों और सिसकियों के साथ रोई जा रही थी। कहने लगी, मैं नहीं जाती। मेरा सच किसी को पता चले, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगी यहाँ से। मेरी जान ना जाने कैसे सबको मना लिया था इस रिश्ते के लिए, और अजलान को यकीन नहीं आ रहा था। वो अलग से कमरे में रहती थी। बेईजान और अरसलान के अलावा कभी इसे किसी ने कोई बात नहीं की, और ना ही इसका किसी और का लेना देना था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अभी भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था कि वो मीर इजलान शाह की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, क्योंकि वो एक तवाफ थी। अगर किसी ऐसे बा किसी ऐसे बात ने इसे मीर इजलान शाह के साथ देख लिया, भी एहसास नहीं हुआ ये वो नीज़ा है। और इजलान शाह को ये लगा कि जैसे किसी ने सातों सातों आसमान से इसके सर पर गिरा दिए हों। वो रो रही थी बहुत शिद्दत से। अजलान शाह इसे अपने बाजों के हज़ार में लिए कहने लगा, रोना बंद करो। तुम्हें पता है, मैं अब सबको बहुत बड़ा गुनाहगार समझ रहा हूँ। हमने तुम्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें यही लगा कि तुम इस हादसे में मर चुकी हो। तुम हमें नहीं मिल रही मि- तुम तुम हमें नहीं मिली थी। इसे अपने बाजू के हिसार में लिए हुए था। इसने इतनी शिद्दत से इसे अपने सीने में भेजा हुआ था कि इसको अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। रात भर वो रोती रही थी। फिर सिर्फ इस सिर्फ इसे इस चीज़ का दुख था कि इसे नहीं पहचाना था। वो कभी नहीं इसे पहचान पाए थे। वो कहने लगा, तभी मैं कहता था वो मुझे तुमसे कुछ कुछ अच्छा महसूस हुआ था। तो तुम्हें देखते ही अजीब सा लगा था। तो वहाँ पे रक्स कर रही थी, बाकी तो मैं निगाहें मुझे जहर लग रही थी। न जाने क्यों मुझे बुरा लग रहा। सब लोग तुम्हें क्यों देख रहे थे। सुबह तक सबकी दोनों की आंखें डालने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो कहने लगा, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। मैं मेहरू ने अपने बारे में इसकी बात सुनकर कहने लगी, कैसे ना बताऊं। आपको पता है, जब मैं बाबा को देखती हूँ तो मुझे कुछ होता है। मेरा जी चाहता है कि मैं इनके सीने से लग के फूट फूट के रोने लग जाऊं। इन्हें बताऊं कि मैं इनकी बेटी हूँ। मैं इनकी बाहों में बातें करते हुए सो गई थी। सुबह वो फ्रेश होकर नाश्ते के लिए आई तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। ताया चंद कहने लगे, मेरे ज़लान शाह, जल्दी ही इसका तवाफ का तुम्हारे दिमाग से भूत उतर जाएगा। इसकी मोहब्बत का जब देखोगे ना, इसे कितने बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तब तब तुम खुद ही इसे छोड़ दोगे। वैसे भी ये तवाफ़ों की मोहब्बत 2 दिन की होती है, फिर इन्हें इनकी औकात पर लाया जाता है। मेहरू अपने बाप की बातें सुने जा रही थी। वो धीरे से उठी। अजलान ने इसका बाजू पकड़ लिया। कहने लगा, किधर जा रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे चलते हुए इनके घुटनों के पास आकर बैठ गई। हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो कहने लगा, बाबा गौर से देखें। क्या आपको मुझ में कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ इतना पता है तवा कि मैं एक तवाफ हूँ। इससे ज़्यादा तो खेलती थी। बाबा बाबा इनके हाथों से आप मुझे उठाए थे। आप क्यों नहीं मुझे पहचान पा रहे। वो रो रही थी। वो शख्स इसके चेहरों की तरफ देखे जा रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी वो कौन है। वो कहने लगी, बाबा एक दफ़ा मुझे पहचाने तो सभी याद आ जाएगा। आपकी कोई दूसरी बेटी भी थी। बाबा मैं मुझे नहीं पता मैं वहाँ कहाँ से पहुंची, लेकिन बाबा ने हर लम्हा आप लोगों को याद किया। जब अजलान शाह पहली दफ़ा वहाँ पर आए थे, मुझे बाबा मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती थी। इसे समझ आ रही थी वो कैसे बताए। कहने लगी, पापा जान, अजलान मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। आपको पता है, मुझे लगा था कि आप लोग मुझे पहचान जाओगे, जैसे बचपन में आपने
बचपन में से आपसे बिछड़ी हुई तो बड़े ही होते हुए मैंने पहली नजर में अजलान शाह को पहचान लिया था। आप लोगों ने मुझे किसी ने पापा ने नहीं पहचाना। रोती हुई मुसलमान शाह के कदमों में बैठ के कहने लगी, चाचू आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना। ये मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। मुझे मुझे बचपन में ही आपने निकाह करवा दिया था। हम दोनों कहते थे ना, बड़ी होकर दोनों में से कोई कहीं दूर चले जाए। बचपन में ही इनको इकट्ठा बांध बांध देते थे। ये दोनों साथ अच्छे लगते थे। इसके बावजूद चाचू आप मुझे पहचान नहीं पाए। वो रो रही थी। जब इसके हम बाबा ने इसे कंधे से पकड़ा और इसे अपने सीने में भींच लिया, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर इन्हें अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। कहने लगी, पापा जान मैंने बहुत बार निकलना चाहा वहां से। फिर बाबा जान मैंने बहुत छोटी थी जब जब मुझे अजियतें और तकलीफें दी गई। पापा। वो रोती रोती बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से अजलान के पास आया, इसे अपने बाजू में उठा लिया, इसके कमरे में लिटाया। डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने चेकअप करने का बताया, नहीं ज्यादा टेंशन और परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया लिया हुआ है, जिसकी वजह से बीपी लो हो गया था। वो बेहोश हो गई थी। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख के देने के बाद जा चुकी थी। जब तक इसे होश आई थी सभी इसके पास बैठे हुए थे। जैसे ही उसे होश आई वो फिर से अपने पापा के सीने से लग गई थी। अच्छा, इसके पापा इसकी पेशानी पर बूसा देते हुए इसे अपने सीने में चिपका चुके थे। इसे संभलने में काफी टाइम लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो संभल तो चुकी थी, लेकिन कभी भी वो अपने दिमाग से अपने माजी को नहीं निकाल पाई थी। लेकिन इसे फिर कभी इस नाम से नहीं पुकारा गया था जिस नाम से वो इस घर में आई थी। अजलान